जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जो आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। आपको याद होगा मई के महीने में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे सर के कार्यकाल को 1 महीने का एक्सटेंशन मिला था और वो 30 जून तक भारतीय थल सेना की सर्विस में रहने वाले थे सेना प्रमुख के तौर पर। लेकिन आज एक बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने 30वें थल सेना प्रमुख के तौर पर अपने कार्यभार की शुरुआत कर दी है। जी हाँ, उन्होंने भारतीय थल सेना के 30वें सेना प्रमुख के तौर पर अपने कार्यकाल की शुरुआत करी है। इससे पहले मनोज पांडे सर भारतीय थल सेना के सेना प्रमुख थे। तो सबसे पहले हम जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर को इसकी शुभकामना देते हैं और हम आशा करते हैं कि सर आपके नेतृत्व में भारतीय थल सेना का जो मॉडर्नाइजेशन एफर्ट है इसमें हमें कुछ बड़े आयाम देखने को मिलेंगे और शीघ्र अतिशीघ्र हमारी सेना जो है वो मॉडर्नाइजेशन को प्राप्त होगी। आप सब जानते हैं कि एमआरएफए के अंतर्गत जो भी फाइटर एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किया जाएगा उसे भारत में लोकल प्रोडक्शन करना पड़ेगा और जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट है उसमें भी अपनी हामी भरनी पड़ेगी। और शायद यही एमआरएफए डिले का एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है राफेल को लेकर के, जहां पर डसाल्ट एविएशन राफेल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के कंफर्टेबल नहीं है। वो लगातार हेजिटेंट है और वो नहीं चाहते कि राफेल की जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उसको वो शेयर करे। हालांकि इसको लेकर के भारत के साथ जो बातचीत है वो चल रही है। वही रिपोर्ट्स पे कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 महीने में जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है एमआरएफए प्रोग्राम को लेकर के वो मिल जाएगी, जिसके अंतर्गत 114 फाइटर्स की खरीद की जानी है। इसमें राफेल सबसे प्रबल दावेदार है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास पहले राफेल है। भारतीय नौसेना भी 26 की संख्या में लेने वाली है। तो ऐसे में कॉमनैलिटी को ध्यान में रख करके और लॉजिस्टिक चीजों को ध्यान में रख करके राफेल के चांसेस सबसे हाई हैं। लेकिन इसके लिए मेक इन इंडिया क्लॉज पर पहले उन्हें अपनी आम सहमति व्यक्त करनी पड़ेगी और इसके लिए जो बातचीत है वो चल रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट एमटीए प्रोग्राम को लेकर के आ रही है। एमटीए के अंतर्गत भारतीय वायुसेना को 60 से 80 की संख्या में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत है और इसी बीच एम्ब्रेयर से एक बड़ा कमेंट सामने आया है। एम्ब्रेयर 690 मिलेनियम को लेकर के कहा जा रहा है कि इसकी जो यूनिट कॉस्ट है इसको एक एडवांटेज मिल सकता है अपने कंपैटिटर C-130J सुपर हरक्यूलिस की तुलना में, क्योंकि एम्ब्रेयर C-390 की यूनिट कॉस्ट तकरीबन 140 से 160 मिलियन डॉलर्स पर यूनिट की होने वाली है। वहीं अगर आप इसे C-130J की इंटरनेशनल कॉस्ट से कंपेयर करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 130 से लेकर 167 मिलियन डॉलर्स के बीच में होती है। हालांकि एम्ब्रेयर ने कहा है कि कॉस्ट को और कम करने का प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा। वहीं अगर हम A400M एटलस से कंपेयर करें तो उसकी जो यूनिट कॉस्ट आ रही है वो 220 से लेकर के 240 मिलियन डॉलर्स पर यूनिट की है। हालांकि उसकी पेलोड कैपेसिटी भी इन दोनों की तुलना में कहीं ज़्यादा है। तो एमटीए प्रोग्राम में कुछ बड़ी अपडेट्स फ्यूचर में हमें देखने को मिलने वाली हैं। हम सब जानते हैं कि भारत में इस समय जो वेपनाइज्ड ड्रोन है इनको विकसित किए जाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और इसी बीच आर्चर को लेकर के एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। आर्चर क्रूशियल मिसाइल इवैल्यूएशन ट्रायल के नज़दीक पहुंच चुका है, जो कि अगले कुछ हफ्तों में शुरू हो सकता है। इसके पहले आर्चर ने अपनी जो कैपेबिलिटी है, फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन है, ये दिखाए हैं और फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन से जो अभी तक रिजल्ट है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहे हैं। और अब इसका जो वेपनाइजेशन है वो किया जा चुका है और इसकी जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है इसको टेस्ट किया जाएगा। जो कोर ऑब्जेक्टिव होगा मिसाइल इवैल्यूएशन ट्रायल का वो ये होगा कि आर्चर की एबिलिटी को देखा जाएगा कि ये कैसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को जो डेजिग्नेटेड टारगेट है उस पर लॉन्च करता है और कितनी एक्यूरेसी होती है और रियल वर्ल्ड कॉम्बैट सिनेरियो में कैसे परफॉर्म करता है, इसको यहाँ पर देखा जाएगा। और उसके बाद जो आगे की कार्यवाही है इस प्रोग्राम में वो शुरू की जाएगी। माना जा रहा है कि इसके टेस्ट कंप्लीट होने के बाद जो बड़े ऑर्डर्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लगातार इंडिजनाइज किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जो इंडिजनाइजेशन लेवल है इनको बढ़ाया जा रहा है और इसी बीच रिपोर्ट्स में भी ये बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 1A के लिए जो इंडिजिनस रिफ्यूलिंग प्रोब है और दूसरी चीज़ें हैं ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगी, जिनके बाद तेजस में जो इम्पोर्टेड कंपोनेंट है इनको रिप्लेस करने की कवायद शुरू की जाएगी। दरअसल तेजस को इंडिजनाइज किए जाने की मांग तब ज़्यादा उठी जब अर्जेंटीना के केस में जो एक्सपोर्ट डील है उस पर खतरा हमें देखने को मिलने लगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तेजस में जो इजेक्शन सीट है ये मार्टिन बेकर के द्वारा बनाई जाती है और जो रिफ्यूलिंग प्रोब है कोवम के द्वारा सप्लाई किए जाते हैं और अभी भारत में इनका जो रिप्लेसमेंट है वो नहीं है। लेकिन भारत इस समय लगातार काम कर रहा था कि आने वाले भविष्य में भारत में किसी प्रकार की जो एक्सपोर्ट की दिक्कतें हैं इन एयरक्राफ्ट को लेकर के वो देखने को ना मिले। और इसी उद्देश्य के साथ आपको याद होगा रक्षा मंत्री जी ने खुद एक बार एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आने वाले भविष्य में आप 100% इंडिजिनस तेजस देखेंगे। हालांकि वो अभी हमसे थोड़ा दूर है, क्योंकि जब तक हमारे पास जेट इंजन नहीं होगा हम 100% इंडिजनाइजेशन को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप सबको पता है कि भारत ब्रह्मोस 2 नाम से एक हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है, लेकिन अब इस प्रोग्राम में एक बड़ा खतरा है। रूस के जिस प्रकार के हालात है उसकी वजह से जो टेक्निकल और फाइनेंशियल हर्डल है इसका प्रभाव सीधे तौर पर ब्रह्मोस 2 वेरिएंट पर देखने को मिलेगा, क्योंकि रूस और भारत के बीच में जो बातचीत है ब्रह्मोस 2 को लेकर के ये स्टॉल हो चुकी है।
क्योंकि यहाँ पर दो कारण हैं। पहला तो फाइनेंशियल बर्डन है और दूसरी बात यह है कि रूस इस समय अपनी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उसको शेयर करने में हेजिटेंट है। दरअसल ब्रह्मोस 2 में काफ़ी हद तक जो रशियन ज़िरकॉन क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी है ये इस्तेमाल की जाएगी, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। हालांकि ब्रह्मोस 2 मैक 6 कैपेबल होगी जबकि ज़िरकॉन मैक 8 कैपेबल है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पर आम सहमति नहीं बन पाई है। उसमें टीओटी काफ़ी प्रमुख है। माना जा रहा है कि बातचीत चल रही है, लेकिन अभी ये प्रोग्राम अब डिले हो चुका है। अब ये कब तक हमें देखने को मिलेगा, इसके बारे में कुछ भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।